आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये अपनी पृथ्वी का यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है, ये अपनी पृथ्वी है और किस तरह से ये परतदार दिखाई दे रही है भीतर तक, यानी इसकी आंतरिक संरचना को आज हम लोग बखूबी बृहदपूर्ण ढंग से जानेंगे। ये इतने अंश को निकाल करके अगला फिगर जो मैं दूंगी उसमें सारा बताते चलूँगी कि ये किस तरह से ये परतदार रूप में हमें दिखाई देता है और किस किस नाम से जाना जाता है, और ये सारी जानकारियाँ इसमें आगे दी जाएंगी। ऐसा है बच्चों कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये पता लग चुका है कि अपनी पृथ्वी जो है इसमें संकेंद्री परतें पाई जाती हैं। अब संकेंद्री का कहने का अर्थ यह होता है संकेंद्री परतें, ये क्या होंगी? तो एक सेंटर लेकर के और कई बिंदु, इसी बिंदु से कई जब गोले खींचे गए हों तो इसे कहा जाता है संकेंद्री। ये ख्याल रखना है कि आखिर संकेंद्री क्यों कहा जाता है, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो संकेंद्री परतों के द्वारा निर्मित है या संकेंद्री परतें उसमें मिलती हैं। तो यह अगर इतने ही फिगर को हम लोग लेकर के चलेंगे तो ये क्या करेगा कि ये स्थिति देगा हमें। ये ऊपर का हमारा ऊपरी परत हो गया और उसके बाद ये यहाँ तक साधारण तौर पर हम लोग देखेंगे कि इसको कहा जाता है क्रस्ट या भूप्रपट्टी। और ये हो जाता है प्रावार या मेंटल, इसको कहा जाता है क्रस्ट। ये हो जाता है क्रोड या गुरुमंडल भी कहा जाता है, गुरुमंडल या कोर। तो तीनों को सिंपली तरीके से, साधारण तरीके से हम लोग डिवाइड किए तो ऊपर वाला कहलाया भूप्रपट्टी, बीच वाला हिस्सा प्रावार या मेंटल, और तीसरा जो खंड है इसको कहा जाता है क्रोड, गुरुमंडल या कोर। तो अपनी पृथ्वी जो है मूलतः 3 भागों में दिख रहा है। इसमें भी अब कई खंड हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इसको डिवाइड करके जानकारी लिया जाता है। यह भाग जो है ये हमारी पृथ्वी का बाह्य परत है, सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इसको बाह्य परत भी कहा जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ऊंचा नीचा, चूँकि अपनी पूरी पृथ्वी का जो हम लोग बाह्य भाग देखते हैं वो सभी जगह एक समान है नहीं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इसलिए ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है उस स्थिति में बना हुआ। यहाँ पर यह जो एरिया है पूरा ये महासागरीय एरिया है और ये वाला महाद्वीपीय। तो इस तरह से ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक महासागरीय क्रस्ट और एक है महाद्वीपीय क्रस्ट। और इसको डिवाइड करते वक्त यह भी कहा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट, यह भी कहा जा सकता है। और इसके जो 2 भाग हैं वो महाद्वीपीय और महासागरीय। ये हो गया ऊपरी भूप्रपट्टी, ये हो गया निचला भूप्रपट्टी। अब इसके जो 2 भाग हैं उसको हम लोग देखें, इसको क्लीन कर देती हूँ। महाद्वीपीय और महासागरीय। इसमें क्या होता है कि महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, ये एरिया महाद्वीपीय क्रस्ट हो गया और ये महासागरीय क्रस्ट हो गया। यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिलती है, अगर हम लोग देखें तो ये बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऊपरी क्रस्ट है, बाह्य परत है, और इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महासागर के नीचे हम लोग देख पा रहे हैं
कि ये जो लेंथ है ये कम है, तो इसकी जो मोटाई होती है ये कम होती है और यहाँ पर ये मोटाई अधिक दिखाई दे रही है। तो इस तरह से साधारण तौर पे भी फिगर के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि महासागरों के नीचे की जो तली होती है वो कम मोटी होती है और महाद्वीपीय भाग में ये ज़्यादा होती है। इसको यह कहा जाता है कि यह करीब 5 किलोमीटर, महासागरीय जो होती है वो 5 किलोमीटर दूरी पर होती है और यह कम से कम 30 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर ऊंची संरचना पाई जाती है, वहाँ करीब करीब यह 70 किलोमीटर तक भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये मोटाई में हम लोग देखते हैं कि यह 30 से 35 किलोमीटर तक साधारणतः और ये 5 किलोमीटर तक, जबकि पहाड़ी एरिया, पहाड़ अगर मान लिया जाए जैसे माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसका ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगा महाद्वीपीय क्रस्ट का, तो वैसे स्थिति में यह 70 किलोमीटर तक उस एरिया में पाया जाता है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि औसत इसका 100 है, वो कैसे होता है। जब इसको हम लोग समझेंगे प्रवार को तब इसको क्लियर कर पाएंगे, इसलिए इसको इतना ही हम लोग समझें कि ये इतना, और उसके बाद इसकी मोटाई से हम लोग परिचित हुए। अब इसमें देखें कि कौन से पदार्थ होते हैं। तो ये जो ऊपरी परत है ये सियाल का बना होता है, सियाल, इसको नाम दिया गया है सियाल। तो सियाल का अर्थ हो जाता है कि सियाल में 2 इसमें पदार्थ पाए जा रहे हैं, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। इसका जो आयतन है वो पूरी पृथ्वी का 1% है, आयतन पूरी पृथ्वी का 1%। किसका? क्रस्ट का। ये जो क्रस्ट पाया जा रहा है ये पूरी पृथ्वी का 1% हिस्सा इसका आयतन है, यानी ये सबसे पतला परत है। और यह जो महाद्वीपीय क्रस्ट पे हम लोग ध्यान दें और महासागरीय क्रस्ट पे, तो ये जो होता है महाद्वीपीय क्रस्ट ये हल्का होता है बनिस्बत महासागरीय क्रस्ट के। अब कारण क्या होता है कि यह कैसा रहेगा? हल्का रहेगा, और हल्का मीन इतना भी हल्का नहीं समझ लेना है उसके बनिस्बत। और ये कैसा होता है? फेल्सिक चट्टानें होती हैं इसमें, फेल्सिक अर्थात ग्रेनाइट वगैरह यहाँ पर प्राप्त होता है। अब ये वाला जो एरिया होता है महासागरीय का, ये भारी होते हैं और ये चट्टान जो है ये मैफिक, इसका नाम है मैफिक चट्टान। मैफिक चट्टान में आ जाता है बेसाल्ट या गैब्रो। इस तरह हम लोग एक बार इस भूपर्पटी पर ध्यान दे लेंगे कि इस संदर्भ में अभी हम लोग पढ़ाई करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी भूपर्पटी और एक निचला भूपर्पटी। उसके बाद इसको हम लोग पुनः 2 भाग में करते हैं कि एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। अब महासागरीय जो एरिया है ये कम मोटा दिखाई दे रहा है, ये 5 किलोमीटर तक मान लिया गया है कि यहाँ पर धरती का जो मूल हम बताए थे कि वो जो महासागर हैं उनका भी तल होता है, तो वो तल का जो एरिया होता है ये करीब 5 किलोमीटर तक ही होता है। और यहाँ पर जो महाद्वीपीय स्थलीय भाग है वहाँ पर ये एरिया ज़्यादा पाया जाता है, 30 से 35 किलोमीटर तक, और जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं वो 70 किलोमीटर तक, और इसका औसत 100 माना जाता है। और इसको जब हम बताएंगे पूरे इसको लिथोस्फीयर को यानी स्थल मंडल को, उस समय ये क्लियर हो पाएगा कि ये 100 कैसे होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 10 से 200 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो स्थिति आती है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम मिला हुआ है, और इसका जो पूरा आयतन है वो 1% ही है, यानी पूरी धरती का 1% हिस्सा ही यहाँ पर आयतन के रूप में उपलब्ध है। और ये चट्टानें हल्की होती हैं, महासागरीय जो तली है इसके बनिस्बत ये हल्की होती हैं। इस तरह से ये पूरी जो स्थिति है इसको हम लोग समझ पाए भूपर्पटी को। अब जानेंगे प्रवार को।
तो प्रवार को जानने के लिए हम लोग समझें कि इसके प्रवार के 3 भाग होते हैं। अभी हम लोग भूपर्पट्टी को जाने, अब इसमें देखेंगे कि प्रवार के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग ये अपर मोस्ट मेंटल, यानी कि एकदम ऊपरी सर्वोपरि मेंटल, और उसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर, यानी कि दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, यह जो एरिया होता है इसको कहा जाता है निचला मेंटल। या लोअर मेंटल। तो इन तीनों भागों को अब हम लोग ध्यान देंगे। अपर मोस्ट मेंटल जो है, यानी सबसे ऊपरी जो मेंटल है, यह क्या करता है कि ये पूरी स्थिति यहाँ तक ये मिलकर के लिथोस्फीयर बनाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति जो आती है वो लिथोस्फीयर यानी भूपर्पट्टी के तहत ही आ जाता है, उसका रोल वहाँ है। इसीलिए मैं बोली थी कि ये क्या हो जाता है 100 किलोमीटर, इसका औसतन इसको माना जाता है कि ये कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर, और रेंज इसका क्या हो जाता है कि 10 से 200, कहीं 10 किलोमीटर पाया जाएगा जैसे इस वाले एरिया में, कहीं 200 किलोमीटर पाया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि इसका रेंज जो हो जाता है, यानी किसका पूरा भूप्रॉपर्टी नहीं, स्थल मंडल, ये तीनों, ये जब एरिया पूरा मिल जाएगा तो इसको कहा जाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। स्थल मंडल, ये हम लोग धरती पर रह रहे हैं, ऊपरी सतह को देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं बस, लेकिन ये उस देखने में ये जान रहे हैं कि ये चट्टानों से निर्मित है, यहाँ मिट्टी है, धूलकण है, ये सब सारा कुछ है। तो ये जो एरिया है वो ठोस है। स्थल मंडल कैसा है? ठोस है, और ठोस होने के साथ साथ ये भंगुर भी है। भंगुर मीन होता है टूटना फूटना, यानी टूटते फूटते रहता है, तभी तो नया निर्माण होते रहता है। ये स्थल मंडल जो है, ये प्लेट, इसमें प्लेट्स पाए जाते हैं, छोटे बड़े कई तरह के प्लेट्स पाए जाते हैं। तो यानी कि स्थल मंडल में जो प्लेटें होती हैं इनका भी बहुत महत्व है, अगला हम लोग समझेंगे। तो इस स्थिति को जान ले कि स्थल मंडल के अंतर्गत हमें छोटी बड़ी प्लेटों से ये निर्मित है पूरा स्थल मंडल। इसके बाद देखते हैं हम लोग मेंटल को। ये यहाँ से लेकर के, यानी मोह असंबद्धता से लेकर के ये पूरा, ये क्रोड के ऊपर तक, ये निचला मेंटल जहाँ तक लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा एरिया हमारा मेंटल में आता है, जो 2900 किलोमीटर, ऐसा माना गया है कि ये 2900 किलोमीटर है। ये पूरा का पूरा है। दुर्बलता मंडल जो है ये 400 किलोमीटर माना गया है। ऐसा है कि स्केलिंग में हो सकता है कि कुछ अंतर आए, कई बुक्स में हर तरह की बातें होती हैं, क्योंकि भीतर तक जाना संभव नहीं है। सारा जो है वो भूगर्भीय जो स्थितियां होती हैं, भूकंप वगैरह, उसके आधार पर ये मान लिया गया है। तो मान लिया गया में कोई 400 भी बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। तो उस स्थिति में इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो दुर्बलता मंडल का जो एरिया है ये 400 किलोमीटर है, और बाकी यानी मोह से लेकर के यहाँ तक यह जो स्थिति आती है ये 2900 कही जाती है, 2900 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो चला गया, स्थल मंडल का भाग हो गया। अब हम लोग जानेंगे दुर्बलता मंडल को और निचले मेंटल को। दुर्बलता मंडल जो है इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो स्थिति आती है दुर्बलता मंडल, यह काफ़ी, दुर्बलता नाम से ही नहीं होगा कि दुर्बल है, ऐसी बात नहीं है। यह जो एरिया है वो काफ़ी हलचल वाला एरिया है। कारण क्या है कि हम लोग यह जानते हैं कि ज़मीन के भीतर 32 मीटर जाने पर ही 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में हम जितना भीतर जाएंगे वो तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है। तो तापमान अत्यधिक होने की वजह से यह जो पूरा एरिया है, यह एरिया ऐसा है कि ना ये तरल है और ना ही ठोस है। ये जो एरिया है वो प्लास्टिक नुमा, जिस तरह से लसलसा हो जाएगा प्लास्टिक को अगर खोला दिया जाए, तो वैसी स्थिति में ये पूरा ये एरिया पाया जाता है। और इसमें संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं।
संवहनीय धाराएं वैसी धाराएं होती हैं जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके चलती रहती हैं। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि जहाँ पर ये प्लेट्स है, अभी हम लोग बात किए कि ये प्लेटों में डिवाइड है, तो इन प्लेटों में जहाँ पर भ्रंश मिलता है, जहाँ भी ये एक दूसरे से जुड़ी या अलग होती रहती हैं, वहाँ पर यह वर्क करता है और निकल करके इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। तो इसमें से क्या निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है या फिर भूकंप जब आता है तो स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो वैसे में हम देखते हैं कि ये संवहनीय धाराओं के कारण क्या आता है, भूकंप आता है, जिससे कि ये पूरा मैग्मा ज़मीन पर पहुंच जाता है। तो इसको मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको क्या कहा जाता है, मैग्मा चैम्बर। दुर्बलता मंडल में जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, इसको हम लोग बाय फिगर जरा देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्थल मंडल वाले इलाके में ये विस्फोट का कारण बनती है। ये दुर्बलता मंडल वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये दुर्बलता मंडल का क्षेत्र है। यहाँ जो एरो के द्वारा ये दर्शाने का कोशिश किया गया है कि किस तरह से यहाँ संवहनीय धाराएं चला करती हैं। यही संवहनीय धाराएं हैं जो नीचे से ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं और ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे। ये क्या होता है कि ये दो प्लेट्स हैं, ये जो हैं ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स में अब हम लोग ध्यान देंगे, ये प्लेट्स हैं। प्लेट्स में क्या होता है कि ये गुण होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक जब खींचे चले आते हैं तो इनको कहा जाता है अभिसारी। और जब यही प्लेट जब दूर होते हैं, जब यही प्लेट दूर होते हैं तो इन्हें अपसारी कहा जाता है। और यही प्लेट जब उस अवस्था में होते हैं जब एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए ये एक दूसरे से परस्पर ऐसे आगे बढ़ जाएं या पीछे हो जाएं, तो ये संरक्षी प्लेट कहे जाते हैं। तो इन प्लेट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे प्लेट विवर्तन के इसमें। लेकिन अभी समझने के लिए यह जाने कि यहाँ जो स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ से ये संवहनीय धारा जो गर्म है, उष्मित है, ये निकलने की कोशिश कर रही है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बहुत सटा हुआ एकदम यहाँ पर माइनर है। और यहीं से ये क्या होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट कर जाएगा। और ज्वालामुखी जब विस्फोट करेगा तो अंदर का मैग्मा सारा कहाँ बिखर जाएगा, ये यहाँ पर लिथोस्फीयर वाले एरिया में यानी स्थल मंडल में ये बिखर जाएगा। तो यह स्थिति अब मिलेगी, यानी ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ, वैसे भ्रंशीय स्थान में हुआ जहाँ पर एक कोई दरार पाया गया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लेट्स क्या हो रहे हैं कि ये अंदर की ओर यहाँ पर मूव कर गए और यह प्लेट भारी पड़ा, ये इस पर चढ़ रहा है। यहाँ भी यही स्थिति हो रही है, ये अंदर की ओर मूव कर रहा है और इस पर दूसरा प्लेट चढ़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों से क्या होता है कि इस क्षेत्र के कारण ज्वालामुखी विस्फोट का आना, भूकंप का आना या भ्रंश का आना, यानी जितनी भी अंतर्जात जितने भी बल होते हैं यहाँ से लग करके और लिथोस्फीयर वाले इलाके में निर्माण कार्य या विनाशी कार्य किया करते हैं। तो इससे हम लोग परिचित हुए। तीसरा जो हम लोग का था वो था निचला मेंटल। निचला मेंटल कैसा होता है, ये बिल्कुल ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों मेंटल के बारे में जान लिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हर पॉइंट्स सब ज्ञानवर्धक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में आप बैठते हो तो निश्चित है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर वहाँ दिखेगा। इसलिए हर बात पर आप ध्यान देते हुए अपनी स्टडी में इजाफा करोगे। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यह जो पार्ट है वो कैसा है, वो तरल है। तरल वैसा भी तरल नहीं कि एकदम पानी जैसा दिखे और वैसा भी ठोस नहीं कि चट्टान रहे, यानी दोनों के, या चट्टान जो है वो पिघली अवस्था में है। और पिघली अवस्था में होने के कारण इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला लिथोस्फीयर का जो पार्ट है ये तैरता हुआ रहता है। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जब ये मैग्मा
बाहर आता है, जब तक इसके अंदर रहेगा तो वो मैग्मा कहा जाता है, और जैसे इससे ज्वालामुखी विस्फोट करके बाहर आच्छादित होता है तो उसको लावा नाम मिलता है। और इसके नीचे जो हम लोग निचला मेंटल जाने थे वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अभी जिसको हम लोगों ने संवहनीय धारा के रूप में बाइफिगर बड़े रूप में देखा, उसमें यहाँ से ये हम लोग देख लें, ये पूरा मेंटल का एरिया है। ये जो है पूरी पृथ्वी का आयतन में अगर कहा जाए तो पूरी पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा है। कितना प्रतिशत? 84%। और यह सबसे बड़ा भी दिखाई दे रहा है, यानी जितने भी परत उन सब में सबसे बड़ा मध्य परत है, या पिछला परत कहा जाए या दूसरा परत कहा जाए, जो मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसकी जानकारी को अब हम लोग यहीं पर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कोर को देखते हैं। कोर का अर्थ होता है ये दोनों, एक ये पूरे को कोर कहा जाता है। ये हो जाता है इनर कोर और ये हो जाता है आउटर कोर, जिसको यहाँ पर विस्तारित करके बताया गया है। तो 2900 से 5100 को आउटर कोर कहा जाता है, और 5100 से नीचे 63-78 किलोमीटर का जो एरिया है ये कहा जाता है इनर कोर। कहीं कहीं आप देखोगे 63-71 भी लिखा रहता है, यानी 6371 किलोमीटर। तो वो माध्य है, उसमें ये होता है कि जो ध्रुवीय एरिया है, ध्रुवों से जो एरिया लिया जाता है वो 63-58 ही होता है या 56, और अगर भूमध्य रेखा को लिया जाए तो वो हो जाता है 63-78। इसीलिए इसका मिडिल निकाला जाता है माध्य, तो वो होता है 63-71। यह अब हम लोग आउटर कोर और इनर कोर को जान लें। तो आउटर कोर जो होता है ये पूरा ये लिक्विड होता है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ये लिक्विड वाला जो एरिया है इसमें ये घूमते रहता है, अपनी जगह में घूमते रहता है, स्पिन करते रहता है, जिससे क्या होता है कि इसमें करंट पैदा होता है। करंट पैदा होने के कारण ही इसमें चुंबकत्व का क्षमता आता है, चुंबकत्व का। और इसी चुंबकत्व के कारण जो वायुमंडल की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोग जाने थे कि अपनी धरती पर चुंबकत्व क्षमता है, जिसकी वजह से वायुमंडल जो है इस पर बना हुआ है। तो इसी चुंबकत्व के कारण अपनी धरती पर वायुमंडल प्राप्त होता है। और इसके बाद ये हम लोग इनर कोर को देखें तो 5100 किलोमीटर से लेकर के यहाँ तक, यानी केंद्र तक, यह जो दूरी है ये कही जाती है इनर कोर। ये इतना ना अधिक दबाव है इस पर कि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह लिक्विड नहीं हो पाता है, कारण इसमें दाब बहुत अधिक है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों संकेंद्री परतों से परिचित हुए। अब इस परतों को हम लोग असंबद्धता के रूप में जानेंगे कि किस तरह से ये एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन तक जाने में वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है कि ये पृथ्वी की असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उसको अब समझेंगे। अब जानेंगे हम लोग पृथ्वी की असंबद्धता। अब ये हम लोग जान चुके हैं कि अपनी पृथ्वी जो है वो 3 संकेंद्री परतों में बटी हुई है। तो यह जो 3 संकेंद्री परत हैं, इसका पहला हम लोग यहाँ पर जो लाइन देखते हैं इसमें अंतर किया गया है कि ये पहला परत, ये दूसरा परत और ये तीसरा परत। इसको जिस वैज्ञानिक ने ये पता किया कि इतने से इतना ये दूसरा है, यहाँ से यहाँ, उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। इसको कहा जाता है मोह। याद होगा जब मेंटल बता रहे थे उस समय बताए थे कि मोह डिसकंटिन्यूटी से 2900 तक ये मेंटल पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है क्रस्ट वाले एरिया से या भूपर्पटी से ये कौन सा मेंटल, इस दोनों के बीच में जो लाइन पाई जाती है वो मोह डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कही जाती है। अब मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है ये अब किन की है, तो ये है गुटेनबर्ग की। गुटेनबर्ग, इसको आसानी के लिए मैं बना रही हूँ कि क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह और मेंटल और कोर के बीच की बात होगी तो गुटेनबर्ग। अब इनके बीच भी ये परत
यहाँ पर हम लोग देखे थे कि बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। अब इस लाइन को पता किया है कॉनराड ने, और मेंटल में भी यहाँ पर जो दुर्बलता मंडल और निचला मंडल था, वहाँ पर यह जो लाइन है ये रेपेटी महोदय ने दिया। और कोर में हम लोग देखेंगे कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर, तो ये दिए हैं लेहमान। इसको अलग अलग बताइए इसके लिए कि आपको असुविधा ना हो, आप आराम से इसको रट लें। जब दो पार्ट में करके जानेंगे कि क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है वो मोहो, और मेंटल और कोर को जो डिवाइड करता है वो गुटेनबर्ग, और यहाँ पर क्रस्ट में ही जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट था इसको कॉनराड महोदय, और मेंटल में भी एस्थेनोस्फीयर और ये वाला निचला मेंटल, इसको जो बांटता है उस लाइन को रेपेटी कहा जाता है, और कोर को बाह्य कोर और अंतः कोर या आंतरिक कोर, इसको लेहमान जी। इसको हम लोग बाई फिगर भी एक बार देख लें, इसको तुम लोग याद कर लोगे बढ़िया से, क्योंकि दे देता है कि इस लाइन के को खोजने वाले कौन है। तो वैसे में हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन इस असंबद्धता को बताएं। असंबद्धता का अर्थ होता क्या है यह भी समझ लें। असंबद्धता का अर्थ होता है कि जैसे मान के चला जाए कि हम लोग मौसम गर्मी जाड़ा बरसात सबको जानते हैं, तो वैसे स्थिति में हम यह पाते हैं कि जाड़े के बाद तुरंत गर्मी नहीं आ जाता है, बीच में एक संक्रमण काल होता है। उसी तरह से इस परत के जस्ट बाद ये नहीं आ जाता है, एक संक्रमण रेखा होती है, एरिया होता है, जिसको कि इन लोगों ने पता किया, इसलिए इनके नाम पर इसको वो कहा जाता है कि पृथ्वी की असंबद्धता। इसे हम लोग बाई फिगर समझ लें। यहाँ फिगर पर ध्यान देंगे। ये हो गया क्रस्ट वाला एरिया। क्रस्ट वाले एरिया को दो भाग में जहाँ पर ये रेखा डिवाइड कर रही है, ये पूरा एरिया, ये कहा जाता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। और ये हो गया जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है वो मोहो, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनराड, और ये मोहो और ये वाली लाइन। इसके बाद है ये रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो दो भाग में बताता है। और लोअर मेंटल या मेंटल एरिया और कोर को डिवाइड करने वाली जो लाइन है ये है गुटेनबर्ग, और कोर में ही जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर है इसको लेहमान जी करे हैं। तो इस तरह से ये बाई फिगर भी हम लोग समझ लिए कि हमारा जो डिसकंटिन्यूटी है या असंबद्धता है वो किन किन भूवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। आशा करती हूँ बच्चों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप लोगों ने बखूबी समझा, और ये उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी को लेकर के आप जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे निश्चित है कि कोई ना कोई प्रश्न आपको उससे रिलेटेड देखने को जरूर मिलेगा और आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप अध्ययनरत रहें, लगे रहें, पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें, ताकि आपकी उन्नति आपका सहयोग करे।